अट नहीं रही है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता का भावार्थ समझाते हुए प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। आइए शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कवि कहता है कि फागुन मास यानी फाल्गुन मास में प्रकृति अत्यंत मनमोहक रूप में दिखाई देती है। फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति की आभा यानी कि उसकी चमक, उसकी सुंदरता अट नहीं रही है, यानी नहीं समाई जा रही है। प्रकृति भरी पड़ी है उसकी आभा से। फागुन मास ने अपनी चमक, अपनी आभा, अपना सौंदर्य जो बिखेर दिया है, वो समा नहीं पा रहा है प्रकृति में। प्रकृति भर गई है सौंदर्य से। तो कवि यहाँ पर यही बात कह रहा है, सट नहीं रही है, यानी कि प्रकृति का जो रूप है, मनमोहक रूप है, वो हर जगह हमें दिखाई दे रहा है और यह मन में उल्लास भर रहा है, मन को प्रसन्नता से भर रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कहता है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो फिर जब अपनी सांस को छोड़ते हो तो उसके साथ सुगंध भी छोड़ते हो तुम पर्यावरण में, जिससे हर घर भर जाता है, सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है। सारी प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हो जाती है, हर जगह सौंदर्य ही सौंदर्य नजर आता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कहता है, आगे कहता है कवि कि तुम अपनी सुगंध में, ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी सुगंध में, और वे पंखों के सहारे सुगंध आकाश में भी पहुंच गई है, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठा है, आकाश भी खुशबूदार हो गया है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि कहता है कि फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत हुआ जा रहा हूं कि मैं उसे निरंतर निहारता चला जा रहा हूं। मेरा मन उससे आंख हटाने को भी नहीं करता। मैं सौंदर्य को हमेशा अपनी दृष्टि में बसाए रखना चाहता हूं और मैं इस सौंदर्य से अपने आप को, अपनी दृष्टि को हटा लेने में स्वयं असमर्थ महसूस कर रहा हूं। और कवि कहता है कि पत्तों से लदी डाल, ऐसा क्योंकि बच्चों फागुन मास में नए नए पत्ते निकलते हैं, फूल निकलने लगते हैं, फूलों में खुशबू होती है, इसलिए कवि कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल। और मैं देख रहा हूं कि डालियां पत्तों से, नए नए पत्तों से लद गई हैं। कहीं हरी हरी पत्तियां हैं, कहीं छोटी छोटी, जैसे बच्चों देखते हैं डालियों में जहां बिल्कुल किनारा होता है, वहां पर पत्ते लाल लाल से होते हैं, बिल्कुल कोमल कोमल होते हैं। तो वही कवि कह रहा है। और कहीं पत्ते लाल लाल भी नजर आते हैं जो कोमल कोमल हैं, अत्यंत ऐसा लगता है कि अभी अभी प्रस्फुटित हुए हैं, अभी अभी ही ये इनका जन्म हुआ है। ऐसी कोमल पत्तियां देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, ऐसा लगता है, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि मंद मंद गंध, मंद मंद सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों की माला पड़ी हुई है, क्योंकि हर जगह पुष्प ही पुष्प नजर आते हैं। और इस तरह से ये सौंदर्य मन में समा जाता है। सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा हर जगह, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री यानी कि सुंदरता, हर जगह फागुन मास की सुंदरता फैल रही है और वह पट नहीं रही है, कहीं भी नहीं समाई जा रही है, वो इतनी अधिक व्यापक है। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही है? इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। फागुन में प्रकृति अत्यंत मनमोहक रूप प्रस्तुत करती है। प्रकृति का मनमोहक रमणीय रूप देखकर मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सभी व्यक्तियों को प्रकृति का ये रूप अत्यंत मनमोहक लगता है और प्रकृति के सौंदर्य से
किसी का भी मन अछूता नहीं रह पाता। फागुन में बसंत का यौवन है, इसमें मादकता होती है, प्रसन्नता होती है जो मन को प्रफुल्लित कर देती है। अतः सहृदय व्यक्ति इसके प्रति आकर्षित हो ही जाता है। कवि भी सहृदय है, इसलिए कवि प्रकृति प्रेमी भी है, इसलिए कवि भी इसके सौंदर्य से अभिभूत हो उठा है। इसलिए कवि प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करते रहना चाहता है, इसलिए उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। अगला प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? फागुन में बसंत का आगमन होता है। पतझड़ के कारण जो पेड़ पत्र विहीन, पुष्प विहीन, उदासीन से लगते हैं, निराशा में लगते हैं, जब फागुन आता है तो वे वृक्ष जो होते हैं उन पर नए नए पत्ते आने लगते हैं, कलियां आने लगती हैं, फूल आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, प्रकृति सुगंधित होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो उदासीन, जो निराश वृक्ष थे उनमें नई जान आ गई हो, वे भी खुशी से प्रफुल्लित हो उठे हों। कविता में इस बात का चित्रण है कि फागुन मास में ही ऐसा दृश्य होता है। वास्तव में फागुन मास में तितलियां भी उड़ने लगती हैं, रंग बिरंगी तितलियां मन को बहुत भाती हैं, कोयल भी कूकने लगती है, जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। कभी जैसे कि मैंने बताया कि पतझड़ में तो बिल्कुल निराशा लगती है और मन भी हमारा निराश हो उठता है। और इसी तरह से जो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड होती है, जिससे कि हम लोगों के अंदर उतना उत्साह का संचार नहीं होता और एकदम अनमने से रहते हैं। और गर्मी में भी गर्मी का ताप बहुत ज्यादा मन को वेदना से व्याप्त कर देता है और कभी हमारा जो मन है वो बिल्कुल एकदम उदास सा हो जाता है। लेकिन जो ये बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु ही ऐसी ऋतु है जब हमारा मन उसे देखकर, प्रकृति को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित और उत्साहित हो उठता है। जो इसीलिए कहा गया है कि ये ऋतु जो होती है बसंत ऋतु, ये अन्य ऋतुओं से भिन्न है। अगला प्रश्न, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और इसे पैराग्राफ रूप में भी लिख सकते हैं। निराला की कविताओं में प्रकृति का मनमोहक रूप मिलता है। उनका शब्द चयन ऐसा है कि एक एक शब्द मानो बोलता हुआ प्रतीत होता है और वह हमारे समक्ष दृश्य बिंब उपस्थित कर देता है। उनके प्रकृति चित्रण में जीवंतता है, यानी कि जिंदगी है। निराला की दोनों कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है। दोनों कविताओं में मानवीकरण है। कवि ने उत्साह नामक कविता में बादलों का मानवीकरण किया है और अट नहीं रही है नामक कविता में ऐसा प्रतीत होता है कि कवि फागुन से बात कर रहा है। इस तरह से अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। इसके अतिरिक्त कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया है। छायावादी कवियों की ये प्रमुख विशेषता रही है कि प्रतीक शब्दों के प्रयोग से उन्होंने अपने भावों को रहस्यमयी अभिव्यक्ति प्रदान की है, जो निराला की भी एक खास विशेषता है। इसके अतिरिक्त निराला ने कविता में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। निराला अपनी कविता में तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो उनका शब्द चयन है वो भी अपने में अनूठा है। छात्रों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके लिए बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।